हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सद्गुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th बायोलॉजी से लाइफ प्रोसेसेस। हम इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आई मेक श्योर कि ये चैप्टर वैसे बहुत लेंदी है, तो इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं प्लस उनके भी जितने सब टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूँगी इस पूरी वीडियो में वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएँ, सो दैट कि कुछ भी ना छूटे इस चैप्टर का। This chapter is very important from board's point of view. So before we start, we should always know the meaning of the chapter, like why we are going to study the chapter. So as I consider कि ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें जो ये जो फर्स्ट वर्ड है लाइफ, उससे जो मैं ये कंसिडर करती हूँ कि लाइफ मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इट कुड बी ईदर अ सिंगल सेल अमीबा to plants or to giant animals like elephant or to complex humans। जितने भी living organisms हैं वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए लाइक टू सर्वाइव टू सस्टेन देयर लाइफ, जितनी भी एक्टिविटीज़ जितने भी प्रोसेसेस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ, वो सारी प्रोसेसेस वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाइफ प्रोसेसेस के अंडर आ जाती हैं। सो हम इस चैप्टर में जिन लाइफ प्रोसेसेस को फोकस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? ये एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इनटेक्स फूड एंड देन यूटिलाइज इट फॉर सपोर्टिंग इट्स लाइफ, फॉर मेंटेनिंग इट्स लाइफ। दैट इज़ वाई वी नीड न्यूट्रिशन। ये तो एंड वाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? तो ये हमने बचपन से सुना है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। सो दिस इज़ ट्रू। लाइक जितनी भी वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए वी नीड एनर्जी, लाइक ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, मूविंग, थिंकिंग। इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है विच वी विल गेट फ्रॉम फूड ओनली। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हम देखते हैं हमारी बॉडी में हर टाइम नए नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने टूटते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, टिश्यूज़ का भी डैमेज होता है, नए नए टिश्यूज़ बनते रहते हैं। सो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कई तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स भी हमारी बॉडी में बनाते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, कई तरह की चीज़ें विच आर डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन ओनली। वो सब्सटेंसेस जिनसे हमारी न्यूट्रिशन मिलता है उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इट्स एज इजी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ nutrients. First one is the macronutrient and other one is the micronutrient. Macronutrients are needed in large quantity whereas micronutrients are needed in small quantity. देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल ग्लूकोज जो हमें मोस्टली वीट से, राइस से, इन सब चीज़ों से, शुगर से मिलता है। फिर आते हैं प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्ड करते हैं, सेल्स बनाते हैं, हमारे मसल्स को बिल्ड करते हैं। देन फैट्स में हम लिपिड्स भी ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं। दे आर लाइक दे स्टोर एनर्जी फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि अगर फास्टिंग का टाइम है, व्हेन वी आर नॉट टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, एट दैट टाइम बॉडी इज़ यूजिंग दैट स्टोर्ड फैट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। इसके अलावा अगर हम और सेल्यूलर लेवल पे देखें तो हमारे जो सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है। दैट मीन्स प्रोटीन्स और फैट्स दोनों की रिक्वायरमेंट है एक एक सेल के लेवल पे भी। उसके बाद आते हैं कुछ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। इनका भी बहुत क्रूशियल रोल है। बहुत सारे फंक्शंस में वाइटामिन्स की और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ए, बी, सी हम लोगों ने सब देखे हैं। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक या ट्रॉफ वर्ड का मीनिंग होता है फीडिंग। तो सेल्फ फीडिंग एनिमल्स, सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं
उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक फर्दर फिर 2 टाइप्स का होता है, एक फोटोसिंथेटिक, एक कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वो जो लाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, जबकि कीमोसिंथेटिक जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये केमिकल एनर्जी से अपना फूड डिराइव करते हैं, केमिकल एनर्जी से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया, इनको यूज़ करके अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, थायोबैसिलस, ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब अदर या डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब वही फीडिंग। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। एग्जाम्पल होलोजोइक। होलोजोइक में आते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक, देन फर्दर फिर होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक 3 टाइप्स का है आपकी बुक में। उसमें होलोजोइक जो है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है दे इंजेस्ट सॉलिड फूड मटेरियल देन डाइजेस्ट इट इंटरनली। पहले सॉलिड फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, फिर उसका बॉडी के अंदर ही डाइजेशन करते हैं, फिर उस डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन करते हैं, देन फाइनली जो भी वेस्ट होता है उसको इजेस्ट कर देते हैं। दिस इज़ द टाइप, लाइक ये सब स्टेप्स हैं इसके होलोजोइक के। इसके एग्जाम्पल ह्यूमंस और अमीबा हैं। आगे आता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब सड़े हुए मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे या सड़ी गली पत्तियों के ऊपर जो फीड करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। इसके एग्जांपल्स आते हैं फंगस और फर्दर वी कैन से ब्रेड मोल्ड या ईस्ट या मशरूम, ये सब फंगस के टाइप्स हैं, फंगस के एग्जांपल्स हैं। देखो सैप्रोफाइटिक्स में क्या होता है कि एक टिप है कि ये जो है अपना खाना बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे होलोजोइक में बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं बॉडी के बाहर ही उसी जगह अपना खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर डाइजेस्टेड फूड को दे इनटेक। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है पैरासाइटिक। पैरासाइट्स जो होते हैं बेसिकली होस्ट से अपना फूड डिराइव करते हैं, और जो होस्ट होता है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम लिविंग ही होता है। लिविंग होस्ट से अपना फूड डिराइव करते हैं, लाइक कसकटा, टेपवर्म, लाइस। कसकटा को हम हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। हम देखते हैं कि कई सारे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक बेल जैसी एक क्लाइंबर जैसा लग जाता है, उसको हम कसकटा बोलते हैं। ऐसा दिखता है कसकटा, अगर आपने कभी नोटिस किया आसपास। दूसरा आता है टेपवर्म। ये मोस्टली ह्यूमंस के और एनिमल्स के इंटेस्टाइन में मिलता है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी दे हैव पर्टिकुलरली फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो मतलब दे यूज़ लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है या वी कैन से लोकेशन क्या है, कहाँ पे होता है, तो साइट है फोटोसिंथेसिस की लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट, क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। ये आप देख सकते हैं लीव के क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है। इसमें जो सेल्स होते हैं उसके बीच में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। थर्ड रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ वन इज़ द वाटर जो है प्लांट्स अपने रूट से लेते हैं। रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, तो प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से लेते हैं। स्टोमेटाज आर बेसिकली टाइनी पोर्स जो कि प्लांट की लीव्स की सरफेस पे होते हैं। इनसे स्टोमेटा से मैसिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इट कुड बी इधर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों का एक्सचेंज इन्हीं पोर्स से स्टोमेटा से ही होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द गार्ड सेल। इफ़ यू कैन सी कि ये जो स्टोमेटल पोर है उसके अराउंड जो किडनी जैसे, जो 2 राजमा जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, वो गार्ड सेल्स हैं। जो गार्ड सेल्स हैं वो जब स्वेल होते हैं, लाइक जब उनमें वाटर की एंट्री हो जाती है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा का पोर खुल जाता है। उस टाइम पे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है, और जब इस गार्ड सेल्स में से वाटर जब निकल जाता है देन जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्टोमेटल पोर
क्लोज हो जाता है, उस टाइम पे कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। स्टोमेटा से सिर्फ गैसेस का ही एक्सचेंज नहीं होता, उसके अलावा जो एक्सेस ऑफ वाटर है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वो भी जो है प्लांट से बाहर निकलता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, सो हेयर इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब भी आप लोग रिटन में लिखें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ज़रूर लिखें। फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे ग्लूकोज है। जो फूड का सिंथेसिस है ग्लूकोज वो मेन प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट्स में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, लाइक ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो प्लांट्स में तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जो एनिमल्स हैं उनमें जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, मतलब अपनी नीड से ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन करते हैं, देन इट स्टोर्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, सो जो फोटोसिंथेसिस है वो इवेंट्स में होता है। सबसे फर्स्ट इवेंट जो है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि क्लोरोफिल करते हैं। क्लोरोफिल की जो पिगमेंट है वो लाइट का अब्जॉर्प्शन करती है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, सेकेंड इवेंट, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर आता है इसी में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन से मॉलिक्यूल की हेल्प से हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है या वाटर की वजह से। तो यहाँ पे वाटर के ब्रेकडाउन होने की वजह से ऑक्सीजन बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। एंड थर्ड स्टेप आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट वन इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इनटू ग्लूकोज। यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया था पीछे कि हमें अगर किसी लीफ का स्टार्च टेस्ट करना है या किसी भी चीज़ में अगर स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है, स्टार्च है या नहीं, अगर वो पता करना है तो कौन सा सोल्यूशन यूज़ करेंगे, तो हम आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन की वजह से वहाँ पे जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है वहाँ डार्क ब्लू पैचेस बन जाते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ये 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। इसमें ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक करता है। सेकंड वन इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं उनका सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकडाउन होना, दैट इज़ डाइजेशन। थर्ड इज़ अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हमने डाइजेशन के टाइम पे बनाए थे उनका जो बॉडी अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्प्शन करती है। फोर्थ इज़ असिमिलेशन। इसमें जो भी अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी यूज़ करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनको यूज़ करना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। लाइक अगर कोई एंजाइम बनाना है, कोई हार्मोन्स बनाने हैं तो बॉडी विल यूज़ दैट प्रोटीन। अगर एनर्जी बनानी है तो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करेंगे। तो इस तरह से फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ द इजेशन। अब जो भी अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट बचता है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको इजेशन बोलते हैं। ओके, सो नाउ द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा जो है ये एक सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें दिस ऑल्सो शोज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में भी पर्टिकुलरली होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखो,
इसमें जो अमीबा है, देखो ये सिंगल सेल है, तो जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं वैसे इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तरह तरह के सेल ऑर्गेनेलीज, और इस सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है। तो जो अमीबा है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने आसपास किसी भी फूड मटेरियल को सेंस करता है, फिर क्या करता है साइटोप्लाज्म से धक्का दे दे के जो है ये सेल के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करता है टुवर्ड्स द फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल। तो अब यहाँ पे जो जो साइटोप्लाज्म सेकंड स्टेप इसकी, ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, उसको फूड के अराउंड इस तरह बढ़ा लेता है जैसे कि कोई फीड्स हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो क्या ही फीड्स होंगे इसमें, बट स्टिल वो साइटोप्लाज्म जो उसका सेल मेम्ब्रेन है उसका इस तरह से एक्सटेंशन हो जाता है कि इट फील्स लाइक पोडियाज, बट देर इज़ नो सच पोडिया, सो इसके लिए इसका नाम स्यूडोपोडिया दे रखा है। फिर इसी स्यूडोपोडियाज के थ्रू धीरे धीरे क्या बना लेता है, ये फूड वैक्यूल बना लेता है। फिर ये जो फूड वैक्यूल है ये सेल के अंदर एंटर करता है। अल्टीमेटली देन ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर फूड और वाटर दोनों ही है। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म से जो है एंजाइम्स जो हैं इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करेंगे, जिसकी वजह से इस फूड वैक्यूल में डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा देन अगेन जो सेल है वो जो स्मॉल ब्रेकडाउन हुए हुए जो पार्टिकल्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन उसको असिमुलेट यूज़ करेगा एज पर द नीड, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है देन इट जस्ट थ्रोन आउट ऑफ द सेल। नाउ स्टार्ट्स द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग फूड का पाथवे या पैसेज भी कह सकते हैं, ठीक है। सो एंट्री से लेकर एग्जिट तक का जो पैसेज है दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो फूड है वो माउथ से स्टार्ट होके बकल कैविटी में जाता है, बकल कैविटी से फेरिंग्स, दैन ईसोफेगस, दैन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर एनस के थ्रू जाता है। नेक्स्ट आते हैं असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि माउथ या बकल कैविटी में हम कह सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करते हैं। फिर स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में डियोडनम वाली जो जगह है वहाँ पे लिवर जो है, लिवर नाम का ग्लैंड प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, ये बाइल जूस जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर एज पर द नीड जब जब ज़रूरत होती है इस बाइल जूस को अपने गॉल ब्लैडर से निकाल के डियोडनम में सिक्रीट करता है। नेक्स्ट डियोडनम की वहीं पे ही एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है पैनक्रियास, उसके सिक्रीशन है अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जहाँ पे भी हम पढ़ेंगे अमाइलेज नाम का एंजाइम, अमाइलेज जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करेंगे, ट्रिप्सिन, पेप्सिन जिसमें पीछे SIN आ रहा है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, लाइपेज लिपिड्स का, ठीक है। एक बार हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट आता है माउथ। माउथ में हम देखते हैं कि बकल कैविटी में हमारे पास टीथ होते हैं। टीथ क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में च्यू कर देते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड का छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद टंग होती है जो कि सलाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ, प्लस टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल है। तीसरा आता है सलाइवा। सलाइवा जो है फूड को मिक्स भी करता है सो दैट कि स्वेलविंग में हेल्प हो हमें, साथ साथ में जो डाइजेशन है वो उसको भी स्टार्ट करता है। सलाइवा में ही सलाइवरी अमाइलेज जो हमने एंजाइम पढ़ा था उसका सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग एक कॉमन पैसेज है नेजल कैविटी और बकल कैविटी के लिए, ठीक है। जहाँ से जो फूड है माउथ से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से जो हमारा फूड है मस्कुलर ट्यूब होता है, एक वेवी फॉर्म का जो है इसमें मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। उस तरह का मूवमेंट करता हुआ जो है हमारा फूड मसल वॉल के थ्रू नीचे आता है स्टमक में। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन होता है, मस्कुलर बैग है। स्टमक की वॉल्स पे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिनके तरह तरह के सिक्रीशंस होंगे, हम आगे देखेंगे। और स्टमक के ही जहाँ स्टमक एंड होता है वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। डियोडनम नाम का C शेप का जो स्ट्रक्चर है जहाँ आप देख रहे हैं वहीं पे लिवर अटैच्ड है।
लिवर से ही जुड़ा हुआ क्या है, गॉल ब्लैडर। तो जो बाइल लिवर ने सिक्रीट किया वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। यहीं पे लीफी स्ट्रक्चर जो है पैनक्रियाज नाम का ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ड्योडनम जो सी शेप आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था लिवर का और पैनक्रियास का सिक्रेशन होता है, वो ड्योडनम ही होता है। उसके बाद ड्योडनम से फूड एंटर करता है जेजुनम में, ये मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद जेजुनम से फूड एंटर्स इनसाइड द इलियम, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जैसे छोटे छोटे पतले पतले से पाइप्स हैं, बस फोल्डेड फॉर्म में है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं जस्ट बिकॉज इसका डायामीटर स्मॉल है, अदरवाइज लेंथ में तो ये 6 to 7 मीटर लॉन्ग है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोलने के पीछे रीज़न है कि उसका डायामीटर लार्ज है, उसका डायामीटर बड़ा है। जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो, उसका डायामीटर बड़ा होने की वजह से इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो है वो वाला पार्ट है जहाँ से इलियम अटैच्ड होता है, और उसी सीकम वाले ही पार्ट से नीचे एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये हमारे बॉडी में वैसे वेस्टिजियल है, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीकम से फिर फूड एंटर करता है असेंडिंग कोलोन में। कोलोन का वो वाला पार्ट जो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है उसको हम असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। देन इट फॉलोज बाय ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ आ रहा है कोलोन उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। फिर यहाँ से फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो रेक्टम में स्टोर होता है और फिर फाइनली एनस के थ्रू बॉडी से इट मूव आउट ऑफ द बॉडी। ओके, सो नाउ दिस कम्स द प्रोसीजर। जैसे कि वी ऑल नो कि ह्यूमंस में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो वही सारे स्टेप्स, इंजेशन, देन डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन इजेशन, वो ह्यूमंस में भी होंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंजेशन, जो फूड का इंटेक है ह्यूमंस में माउथ के थ्रू होता है। फिर माउथ में हम देखते हैं, माउथ से बकल कैविटी में हम देखते हैं वी हैव सेट ऑफ टीथ, 32 नंबर ऑफ टीथ्स, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो फूड है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है। वी आर डूइंग च्यूइंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट कि फर्दर डाइजेशन ईजी हो। लाइक बेसिकली बकल कैविटी में जो होता है फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद वो जो फूड है सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जिसमें हेल्प करती है टंग रोलिंग में, टेस्टिंग में, या फिर हम कह सकते हैं कि फूड को निगलने में, स्वेल्विंग में भी हेल्प करती है टंग। उसके बाद हमारी बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर बकल कैविटी, जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और उस सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज प्लस म्यूकस, ठीक है। म्यूकस की वजह से हमारा जो बकल कैविटी है जो ड्राई नहीं होता। और जो सलाइवरी अमाइलेज है, देखो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फूड का डाइजेशन है वो बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च है, उसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में, और ये सिंपल शुगर्स और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। देन दिस फूड विद सलाइवा, हम इसको बोलते हैं बोलस, एंटर करता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक पाइप जैसा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर ट्यूब है, जिसमें जो फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ स्टमक की तरफ जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, मतलब एक वेवी मूवमेंट। नाउ फूड जो है ईसोफेगस से एंटर करता है स्टमक में। अब स्टमक जो है एक मस्कुलर जे शेप ऑर्गन है, वो हमने पीछे देख लिया। अब स्टमक की वॉल्स में कुछ कुछ छोटे छोटे से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। गैस्ट्रिक वर्ड्स हम जो है स्टमक के लिए ही यूज़ करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं 3 तरह का सिक्रेशन करते हैं, एक पेप्सिन, देन HCl, थर्ड वन इज़ द म्यूकस। देखिए पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है हमारे स्टमक में। उसके बाद HCl जो है वो स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक बनाता है, और साथ ही में क्योंकि एसिडिक है तो कुछ माइक्रोब्स को भी किल करता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह अगर स्टमक में एंटर हो जाए तो उनको किल कर सकता है। अब देखो यहाँ है चीज़ कि अगर HCl ना हो तो पेप्सिन भी एक्टिवेट नहीं होता, और अल्टीमेटली फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। तो पेप्सिन का
पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए HCl की नीड रहती है। थर्ड वन इज़ द म्यूकस। म्यूकस जो है स्टमक की लाइनिंग के ऊपर एक जेल जैसा स्लाइमी सा प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि एसिड से जो HCl प्रोड्यूस हुआ है उससे स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करता है, अदरवाइज़ यहाँ पे अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। नाउ स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम बोलते हैं काइम, वो स्टमक से एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्योडेनम, वहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं दो, एक तो लिवर, दूसरा पैनक्रियास। लिवर का सिक्रीशन जैसे बाइल है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो मीडियम है वो स्लाइटली बेसिक हो जाता है, बिकॉज एकदम एसिडिक फूड आता है स्टमक से, तो यहाँ लिवर का जो सिक्रीशन है बाइल जूस की वजह से यहाँ पे थोड़ा बेसिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो गया, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्योडेनम वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है, फैट्स का डाइजेशन होता है, नॉट एक्चुअली डाइजेशन, फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस। सो जो ड्योडेनम से अटैच होके यहाँ जो दूसरी ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में आते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल ग्लूकोज में। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हुआ था बकल कैविटी में, अब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है वापस से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन, ट्रिप्सिन और साथ में कीमोट्रिप्सिन भी एक और होता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन्स को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और अल्टीमेटली फाइनली अमीनो एसिड्स में। तो एक प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टमक में हुआ, अब दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ लास्ट इज द लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो बाइल जूस ने जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनाए थे एमल्सिफिकेशन के थ्रू, अब उन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर ये लाइपेज एक्ट करता है और फिर उन छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन करता है फाइनली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। इसके अलावा लिवर और बाइल पैनक्रियास के अलावा स्टमक में एडिशनल इंटेस्टाइनल पैनक्रियाटिक जूसेस भी सिक्रीट होते हैं, वो भी उनका भी यही फंक्शन होता है। साथ में हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे आके हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। सो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड का जो ब्रेकडाउन है, जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने इनटेक किया था उसका स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकडाउन हो चुका, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब इन सब चीज़ों को क्या करना है बॉडी का, देखो इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब बॉडी को करना है अब्जॉर्प्शन। तो वो अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम वाले पार्ट में होता है। इलियम में क्या होते हैं, छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाइज। ठीक है, जैसे आप ऊपर वाली इस पिक्चर में देख रहे हो, जो मैंने पिंक ऊपर से जो ब्रश बॉर्डर जैसे बनाए हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल पिक्चर है। इनका जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है कि अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज़ होता है, फूड यहाँ पे अब्जॉर्ब होता है। फिर आता है लास्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन है। अब देखो अब्जॉर्प्शन भी हो गया, उसके अलावा अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट फूड है जिसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चला जाता है इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन देन कोलोन, सीकम से फूड जाता है कोलोन में। कोलोन में क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो जो है उसका अब्जॉर्प्शन कर लेता है और फिर फाइनली रेक्टम में स्टोर करके एनस से अल्टीमेटली बॉडी से बाहर। So now we are going to start with our second topic of this chapter, that is respiration. So अभी हमने देखा कि डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स का फर्दर ब्रेकडाउन होके लास्ट में ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में उसी को कंटिन्यू करते हैं हम कि उसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना टू प्रोड्यूस और टू रिलीज एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो वो
एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एनर्जी की करेंसी भी बोल सकते हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही होता है? तो जी बिल्कुल नहीं, दोनों एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ब्रीदिंग जो है वो बस रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, रेस्पिरेशन एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। तो हम देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब हम उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देते हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब बायो मीन्स लिविंग, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल में, वो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन में भी, व्हाट सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमने अभी बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट से जो डाइजेशन में जो ग्लूकोज बना था, ठीक है, यहाँ पे हमारे सेल्स के अंदर जाके इस ग्लूकोज का हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की, इट कुड बी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या एब्सेंस में हो, सिंपली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब ये ग्लूकोज की प्रेजेंस में भी, सॉरी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। जबकि जो अब हम बात करते हैं कि आपका ब्रीदिंग की लोकेशन क्या होती है या कहाँ कहाँ ब्रीदिंग होती है, तो भाई ब्रीदिंग तो लंग्स में होती है। एनिमल्स के केस में ये लंग्स में होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो है ब्रीदिंग, और क्या है। जबकि प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, अगर लीव्स में है तो स्टोमेटा में होगी। अगर हम बात करें स्टेम्स में, तो हम देखते हैं प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे, स्टेम्स के ऊपर छोटे छोटे से मार्क्स बने होते हैं, जो उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर हम बात करें रूट्स में, तो रूट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रूट हेयर्स के थ्रू। बहुत हेयर लाइक थिन फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं रूट्स के टिप्स पे, उनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जबकि रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक एक सेल में रेस्पिरेशन होता है, फिर भले वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है, अब ब्रीदिंग जो है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों ही होती है। इनवॉलेंट्री ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग सोच समझ के ब्रीदिंग नहीं करते, हम सो रहे हैं तब भी ब्रीद कर रहे हैं, जगे हुए हैं तब भी ब्रीद कर रहे हैं। वॉलेंट्री मतलब मान लो अगर हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने बैठ गए मॉर्निंग में, तो अनुलोम विलोम वगैरह वगैरह जो भी प्राणायाम है, इन सब में हम देखते हैं कि वॉलेंटरीली हम लोग ब्रीद कर रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक सेल्यूलर प्रोसेस है, हमारे सेल्स के लेवल पे वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बन रही है, तो ये अपने आप हो रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, so this is involuntary process. Now comes the types of respiration. So there are basically two types of respiration. एक तो होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनएरोबिक। एरोबिक वर्ड से हम लोग एयर इमेजिन कर सकते हैं, तो और हम देखते हैं एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन मतलब वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी में, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस तरह का जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में देखने मिलता है? नॉर्मली एनिमल्स में, सभी एनिमल्स के सेल्स में देखने मिलता है और प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आपके एनसीईआरटी में ईस्ट का नाम दे रखा है। ईस्ट एक सिंगल सेल्यूलर फंगस है, ये बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। और मसल सेल्स, जैसे कि हमारी मसल सेल्स, अगर हम कई बारी बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी जो मसल सेल्स हैं वो वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बारी जो मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स फील होते हैं हमें। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो बहुत इजीली कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो बहुत पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में या कन्वर्जन हो जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, और साथ में बहुत कम एनर्जी का रिलीज़ होती है, बहुत कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है।
एंड प्रोडक्ट्स अगर हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन के तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मोस्टली अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हमारे मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या है, मतलब कहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो देखिए साइटोप्लाज्म में होता है पहले, तो उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन टोटली साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब आता है रेस्पिरेशन टॉपिक में से बहुत एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या जिसको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज भी हम बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, ऐसे ही बनाया हुआ है। क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार इसी सेम टॉपिक से आते हैं, अलग अलग तरह से आते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से हो रहा है ये वो बता रहा है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो सबसे पहला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो साइटोप्लाज्म में हो जाता है। जो ग्लूकोज है, जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म में ही 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है। पायरुवेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पायरुवेट में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब डिपेंड करता है, अब यहाँ हम देख रहे हैं पायरुवेट की तरफ। नाउ व्हाट विल बी द फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं ईस्ट का, जो कि एक सिंगल सेल फंगस है। इसमें क्या होता है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो अभी जो पायरुवेट बना है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रखे ही ये जो 3 कार्बन का जो पायरुवेट है ये ब्रेक हो जाता है फर्दर इथेनॉल में, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ 2 ATP रिलीज होती है। नेक्स्ट केस आता है हमारे मसल्स में, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, या इसको हम कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो 3 कार्बन का पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के ही लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स फील होते हैं और इसी में साथ में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब जो थर्ड केस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए वही सेम, जो ग्लूकोज है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल्स में एंटर कर जाता है, साथ में ऑक्सीजन भी एंटर करती है, क्योंकि हम यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर अब क्या होता है, इस ग्लूकोज का वही 2 पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में। अब ये जो पायरुवेट हैं ये ऑक्सीजन के साथ दोनों मिलके कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं टोटल एक ग्लूकोज के ब्रेक होने में। सो दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो लास्ट वाली इक्वेशन भी इसी तरह से लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। So another important part of this chapter, respiration in humans, हम इसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। एक तो फर्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अल्वियोलाई, तीसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इन 3 पार्ट्स में जाके फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पाथवे ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। हम देखते हैं सबसे फर्स्ट आता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स आर द ओपनिंग्स विच अलाउ एयर टू एंटर इनसाइड द नेजल कैविटी। ठीक है, हमारे जो नोज़ पे जो पोर्स उन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कह सकते हैं, और थोड़ा एक्सटेंड होकर हम देखते हैं इट कनेक्ट्स टू द नेजल कैविटी। इसमें क्या होता है, कुछ फाइन हेयर्स और म्यूकस भी होता है, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री वहीं रुक जाती है। एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनकी एंट्री इन फाइन हेयर्स और म्यूकस की वजह से नोज़ में ही रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा ये एयर को वार्म भी करता है और मॉइस्टन भी करता है। देन इट फॉलोज टू द नेज़ल पैसेज। नेसल पैसेज से जो एयर है वो जाती है फेरिंग्स की तरफ। इफ़ यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, नेसल पैसेज और नेसल कैविटी, इससे जो है एयर वो जाती है फेरिंग्स के
तरफ। फेरिंग्स को हम थ्रोट बोलते हैं। ये कॉमन पैसेज होता है हमारा फूड पाथवे का और एयर पाथवे का कॉमन पैसेज है ये फेरिंग्स। उसके बाद जो फेरिंग्स से एयर एंटर्स इनसाइड द लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप्स का बना होता है। जब इसके थ्रू एयर पास होती है तब हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स के बाद जो है जो विंड है वो ट्रेकिया में एंटर करती है। उससे पहले देयर इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो एयर है उसकी एंट्री पॉसिबल होती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं। इसके अराउंड हम देखते हैं ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इसके अराउंड कुछ कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग्स होती हैं। दिस प्रिवेंट ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रैकिया है फर्दर डिवाइड होता है 2 ब्रोंकस में। हर एक ब्रोंकस एक एक राइट और लेफ़्ट लंग में एंटर कर जाता है। फिर ब्रोंकस जो है फर्दर और स्मॉल डायामीटर के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। फिर ये ब्रोंक्यूल्स और फर्दर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि एक बलून जैसे स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस जो होते हैं बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अराउंड लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो लंग्स में भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ होता है वो ये एल्वियोलाइज हैं। इसलिए अब हमारा टॉपिक आता है गैसेस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। हम देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो ओनली 1 सेल थिन है, मतलब इतने पतले होते हैं। एल्वियोलाई में जो है एयर का कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन रिच एयर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि उस एल्वियोलाई के अराउंड जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उस वहाँ पे जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से। जो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट। तो एल्वियोलाई से हाई ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो हो जाता है एल्वियोलाई में। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक स्पेशल पिगमेंट होती है रेड कलर की आयरन कंटेनिंग, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है। वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ब्लड में डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है इन द प्लाज्मा। बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डायफ्राम के बारे में डिस्कस करना रह गया था। देखिए डायफ्राम जो है एक मस्कुलर वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर फ्लैप होता है लंग्स के बिल्कुल नीचे। ये क्या करता है हमारी बॉडी के अपर पोर्शन को लोअर बॉडी से सेपरेट करता है। उसके अलावा डायफ्राम के लिए एक और चीज़ कि जब डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में होता है तो डोम शेप का दिखता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली फ्लैट हो जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। Now let's discuss the mechanism of breathing. So breathing includes both inhalation and exhalation. Inhalation means breathe in and exhalation means breathe out. इन्हेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से वो नीचे इट मूव्स डाउनवर्ड और अल्टीमेटली ये फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम के फ्लैट होते ही जो चेस्ट की कैविटी है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है एयर का, लंग्स में कम, तो हमेशा डिफ्यूजन जो है हाई टू लो प्रेशर की तरफ ही होता है। सो इन फाइनली जो इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो एयर है वो बाहर से अंदर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स की तरफ जो है आएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्हेलेशन। एक्सहेलेशन इसका उल्टा है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायाफ्राम रिलैक्स होता है, सो इट मूव्स अपवर्ड, अल्टीमेटली डोम शेप का हो जाता है।
जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता है, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो जो अब जो एयर का जो मूवमेंट होगा वो लंग्स से बाहर की तरफ होगा और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द एक्सहेलेशन। अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में गैसेस ऑफ एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टेम में लेंटी सेल्स होते हैं। अगर आपने किसी भी स्टेम को नोटिस किया हो, किसी भी ट्री की स्टेम को, जैसे नीम की पेड़ हम जिसको छाल बोलते हैं, इस तरह से अलग अलग पेड़ों की अगर आप स्टेम नोटिस करोगे तो आप देखोगे उनमें कुछ ना कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे इस डायग्राम में भी दिख रहे हैं, उन्हें हम लेंटी सेल्स बोलते हैं। उसके थ्रू स्टेम्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। रूट में इस तरह के माइन्यूट रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन डे एंड नाइट। हम देखते हैं प्लांट्स में डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है जिसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन। वन ऑफ द प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन है, और रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। पर यहाँ ऐसे होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम पे प्लांट्स रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रीयूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो यहाँ पे डे टाइम पे क्या होता है, नेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़ीरो हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो मेजर अमाउंट में, मेजर कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज़ हो जाती है। लेकिन नाइट टाइम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि लाइट एब्सेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो नो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। लेकिन रेस्पिरेशन तो नाइट में भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट टाइम पे जो नेट कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ है वो मेजर हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज ज़ीरो हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स से ज़्यादा क्यों होती है। देखिए, ब्रीदिंग रेट का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक्वाटिक एनिमल्स का। तो ये तो हम सब ने बचपन में पढ़ा है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। दैट मीन्स उसको ऑक्सीजन जो है वो पानी से ही मिलेगा। पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑलरेडी बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, और वो भी जो होती है वो भी डिजॉल्व फॉर्म में होती है। तो फिशेस को क्या करना पड़ता है, अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल करने के लिए अपने गिल्स से जो वाटर है बार बार पास करवाना पड़ता है, सो दैट कि उस वाटर में से वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और फिर अपने ब्लड में डाल पाएँ, सो दैट कि उनका जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो हो पाए। इसीलिए बार बार उनके गिल्स में से जो है वो ब्लड जो है, जो वाटर है वो पास होता है, सो दैट कि इस वजह से उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये जो सेशन है ये मोस्टली क्लास 10th ओरिएंटेड है। इट इज़ NCERT बेस्ड, लेकिन इसमें 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा अगर इफ़ दे वांट टू क्लियर देयर बेसिक्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस सेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं कि दोनों टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं। इट कुड बी लाइक ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दोनों सेम चीज़ है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इज़ बेसिकली लाइक हमारे बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, जैसे कि अदर टाइप्स ऑफ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, उनका ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों ने डाइजेशन के टाइम पे हमारी बॉडी में बने हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना, और सेल्स जो साथ साथ में वेस्ट मटेरियल्स बनाते जा रहे हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करके किडनीज तक लाना, उनका फिल्ट्रेशन करना, ये सब प्रोसेस, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो सब जो जिसका ज़िम्मा है, वो जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 सिस्टम से मिलके बना है। एक तो है ब्लड वास्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम।
जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है इसको हम हमारे घर के वाटर कनेक्शन वाले सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो मोटर होती है उसका काम होता है कि पाइप्स के थ्रू पानी को अलग अलग टैप्स तक पहुंचाना, अलग अलग जगह तक, बाथरूम या किचन या जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ले जाना। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी वी हैव मोटर की जैसे ही एक पंपिंग ऑर्गन है, जैसे कि मोटर क्या करती है, वाटर को पंप करती है। सिमिलरली हार्ट जो है हमारी बॉडी का वो एक पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है थ्रू वेसल्स। जैसे कि पाइप्स हैं वैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ये पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं, उनके थ्रू ब्लड को पंप करता है। और जो ब्लड है सेम एज वाटर अलग अलग सेल्स तक, ईच एंड एवरी सिंगल सेल तक कोशिश करता है पहुंचने की, सो दैट कि जो हमने पीछे फंक्शन पढ़ा है ऑक्सीजन या गैसेस का एक्सचेंज हो सके, हार्मोन्स को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सके, या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र हो सके, वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके, इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर सके। सो ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज़ बेसिकली पंपिंग ऑर्गन हार्ट, उससे फिर वेसल्स के थ्रू ब्लड को ले जाना, और फिर वो जो ब्लड है अपने रेस्पेक्टिव सेल्स तक पहुंच के जो भी उसके फंक्शंस है वो करके देन अगेन बैक टू द हार्ट। नेक्स्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वास्कुलर के ही साथ साथ वी हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसमें लिम्फ आता है, लिम्फ वेसल्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं, दिस वी विल डिस्कस आगे इसमें वीडियो में। एक्चुअली इस वीडियो में कुछ भी नहीं छूटा है, हमने इस टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर किया है। लाइक इफ़ यू आर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स एग्ज़ाम, देन इसमें एक एक चीज़ कवर की गई है, तो जस्ट स्टिक टू दिस वीडियो। सो ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड। सो ब्लड क्या होता है? देखो, ब्लड कोई सेल नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ये एक टिश्यू है, ठीक है। और टिश्यू भी कौन से टाइप का टिश्यू? ये कनेक्टिव टिश्यू है। 9th क्लास में ये टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, तो उसमें भी ये कनेक्टिव टिश्यू टाइप का टिश्यू है ब्लड, ठीक है। इसके अगर हम लोग अपीयरेंस की बात करें तो ये कलर में रेड होता है। वाई? बिकॉज इसमें एक पिगमेंट होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर होती हैं, ठीक है। और इनका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं साथ में। हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि जब जो ब्लड वेसल्स हैं एल्वियोलाई तक जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उस टाइम पे जो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में एंटर करता है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अटैच होता है और फिर पूरी बॉडी तक जाता है। ओके, सो हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। उसके बाद आता है, अब हम जैसे बात कर रहे हैं ब्लड की, तो ब्लड बना किससे, लाइक ब्लड के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? तो ब्लड के बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। जो हम देखते हैं हमारा जो ब्लड जो फ्लूइड जो लिक्विड हमें फील होता है वो एक्चुअली ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है, जो कि 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम है। ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इसकी अगर हम प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा जो खुद से है वो ही 90% वाटर का बना है। प्लाज्मा खुद 90% वाटर का है, और जो रिमेनिंग 10% है उसमें से 8 और 9% तो प्लाज्मा प्रोटीन आ जाता है, और जो 1% आता है उसमें कुछ मिनरल सॉल्ट्स, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। अब हम ब्लड के जो सेकेंड पार्ट है, जो ब्लड का रिमेनिंग 45% पार्ट है, वो है ब्लड सेल्स। 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमंस में, एक तो RBC रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, एंड देन प्लेटलेट्स। सो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया है। फर्स्ट इज़ रेड ब्लड सेल्स। देखिए, रेड ब्लड सेल्स का जो काम है वो ये है, देखो एक तो ये रेड होते हैं, वाई? बिकॉज इसमें पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, जो हमने भी पहले भी डिस्कस किया। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। कहाँ से लेके आते हैं? लंग्स से। कहाँ तक लेके जाते हैं? टिश्यूज़ तक, या वी कैन से एक सेल्स तक, हमारे ऑर्गन्स तक ले जाते हैं, ठीक है।
एक बोनस टिप इज़ दिस कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है ऑक्सीजन की, उसको फुलफ़िल कर सकें। इसलिए आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है बॉडी का प्रोटेक्शन करना फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं से भी किसी भी टाइम हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आना जाना लगा रहता है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कौन करता है, हमें डिजीज़ से या इन्फेक्शन से कौन बचाता है, तो वो वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। और बेसिकली हम कह सकते हैं इम्यूनिटी है हमारे वाइट ब्लड सेल्स। अगर हम कहते हैं ना कि किसी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, दैट मीन्स उसकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स कम है। और अगर हम कहते हैं नो इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स का नंबर बहुत परफेक्ट चल रहा है उसकी बॉडी में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं। देखिए ये जो हैं, ये अगर अभी कभी भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाए या कोई घाव हो जाए, वुंड हो जाए, इट कुड बी एनी लाइक एक्सटर्नल भी इंजरी हो सकती है और कई बारी बॉडी के इंटरनल भी इंजरीज हो जाती हैं। तो उस केस में जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं उसको उनके अराउंड एक सील जैसा, एक एमसीबी जैसा, मतलब उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सो दैट कि जो ब्लड है वो वेसल से बाहर ना जाएं, अल्टीमेटली ब्लड लॉस ना हो। फिर हम बात करते हैं फंक्शन। अगर हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड के फंक्शंस भी पता होने चाहिए। तो वही सारे फंक्शंस हैं। देखिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, लाइक लंग्स से ऑक्सीजन लेके आना और लंग्स के पास में कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना, एक ये काम है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। जो हमने डाइजेशन के टाइम पे जो फूड जो है सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हुआ है, लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, इन सब में जो ब्रेक हुआ है, वाइटामिन्स में, ये जो चीज़ें हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये हमारी बॉडी के सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ जो ब्लड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइम पे जब अब्जॉर्प्शन हुआ था तो इनको वहाँ से ले जाके उस टाइम पे फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट का रिमूवल करता है, साथ साथ में हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, अभी हमने देखा WBCs का फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग करना जो कि प्लेटलेट्स का फंक्शन है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक सा बना रहता है, उसमें जो बहुत मेजर रोल है वो ब्लड का है। उसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट इज़ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर लाइक ट्यूब्स और वी कैन से पाइप्स, जो हमारी बॉडी में जो पाइप कनेक्शन है दैट इज़ ब्लड वेसल्स। तो वी हैव मेजर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे हार्ट से बेसिकली ब्लड को ले जाने का काम करती है। आर्टरीज मोस्टली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम और बॉडी तक ले जाने का काम आर्टरीज का होता है। जबकि वेन्स का काम होता है बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, उसको कलेक्ट कर करके लेके आना हार्ट तक। सारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया और उसको लाके हार्ट में डाल दिया। ये काम पर्पस होता है वेन्स का। और आर्टरीज का उसका उल्टा, लाइक आर्टरीज का हार्ट से बॉडी तक ले जाना और वेन्स का बॉडी से हार्ट तक लाना, ये इस तरह का कुछ फंक्शन है। आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं और इलास्टिक होती है। देखिए ये थिक वॉल्ड क्यों होती हैं ये हम आगे जब पढ़ेंगे, हार्ट का जो डबल सर्कुलेशन जब आएगा तब इसको ज़्यादा तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं। बट इतना अभी के लिए कि जो आर्टरीज हैं वो थिक वॉल्ड होती है और इलास्टिक होती हैं। रीज़न इसकी इसमें जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है, सो दैट कि कहीं कोई कोलैप्स ना हो जाए। उस वजह से जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, ओके, और इलास्टिक भी होती हैं। जबकि वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो
उनका जो वॉल होती है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में बहुत थिन होती है। रीज़न है कि उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर बहुत लो होता है। अब प्रेशर लो होने का कारण ये है, देखिए अभी मैंने बोला कि जो वेन्स हैं वो ऑर्गन्स से ब्लड लेके आती हैं। अब ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक से ला रही है, लिवर से ला रही है, किडनी से ला रही है, हो सकता है अलग अलग ऑर्गन से लेके आ रही हो। पर क्या क्या स्टमक कोई पंपिंग ऑर्गन है? नहीं है। लिवर भी नहीं है, किडनीज भी नहीं है, ये कोई पंपिंग ऑर्गन्स नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि जो ब्लड है उसका कोई प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत आराम से स्लो प्रेशर से जो वेन्स हैं वो ऑर्गन से ब्लड की तरफ हार्ट की तरफ ले आती हैं ब्लड को, जिसकी वजह से इनका जो वॉल है वो थिन होती है। उसके बाद आते हैं वॉल्स क्या होते हैं? एक जैसा देखा जाए कि जैसे वॉल्स जैसे फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे नल को खोलना और बंद करना वाला सीन, तो ये जो वॉल्स जो होते हैं ये फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये ब्लड का जो फ्लो है ये हमेशा कोशिश करते हैं कि एक डायरेक्शन में बना रहे और वापस से बैक फ्लो ना हो ब्लड का। तो आर्टरीज़ में जो वॉल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। रीज़न इसकी ऑलरेडी ब्लड इतना हाई प्रेशर से जा रहा है कि चांस ही नहीं है कि ब्लड वापस से बैक फ्लो होगा। जबकि वेन्स में जो ब्लड है वो बहुत लो प्रेशर से मूव होता है, तो यहाँ चांसेस होते हैं कि ब्लड जो है पीछे फ्लो हो जाए, बैक फ्लो हो जाए। तो उसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट बनाए रखने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज, उसके बाद आते हैं हम कैपिलरीज जो होती हैं वो सबसे थिन वेसल्स होती हैं हमारे बॉडी में। मतलब 1 सेल थिक, 1 सेल कितना मोटा होता है? बहुत पतला, मतलब थिनेस्ट फाइनेस्ट वेसल्स होती हैं। क्योंकि ये बहुत फाइन वेसल्स हैं तो इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी बहुत इजीली हो जाता है। तो जो भी हमारी सेल्स के अराउंड अगर हमें मटेरियल्स का एक्सचेंज करना होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि जो थर्ड डायग्राम है इसमें हमें दिख रहा है कि टिश्यू सेल्स के अराउंड कैपिलरीज हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ये एक्चुअली पूरा ब्लड वेसल्स का चार्ट है कि जो हमारी आर्टरी होती है उसमें जो सबसे मोटी आर्टरी होती है उसको हम अओर्टा बोलते हैं। तो इसका जो वॉल है वो भी बड़ा होता है और इसका डायामीटर सबसे बड़ा होता है। फिर उससे कम डायामीटर वाली होती हैं आर्टरीज। तो जो अओर्टा होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्टरीज़ में, और आर्टरीज़ फिर और कम डायामीटर वाले या वी कैन से और पतली आर्टरीओल्स में डिवाइड हो जाती हैं। फिर ये आर्टरीओल्स फर्दर डिवाइड होती हैं कैपिलरीज़ में। कैपिलरीज़ जो हैं सबसे थिनेस्ट वेसल्स हैं। फिर आगे क्या होता है, ये जो थिनेस्ट वेसल्स हैं कैपिलरीज़ जो वापस से जॉइन होना स्टार्ट होती हैं, ये जॉइन होके वेन्यूल्स बनाती हैं। फिर कई सारी वेन्स फर्दर जॉइन होके वेन्स बनाती हैं, और ऐसे कई सारी वेन्स जुड़ के बनाती हैं एक लार्ज वेना केवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जो हार्ट है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, उसके बारे में। तो जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका साइज़ कितना बड़ा है? बस हमारी मुट्ठी जितना, इतना ही होता है, लाइक एज बिग एज आवर फिस्ट। लोकेशन हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हार्ट जो है हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और वी कैन से थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा होता है, झुका हुआ होता है, बाकी होता है बिल्कुल सेंटर में। हार्ट के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वी कैन से टिश्यू की कवरिंग होती है हार्ट के अराउंड, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है और दे नेवर गेट फटीग्ड। ठीक है, कार्डियक मसल क्लास 9th का टॉपिक था। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो क्यों है? ताकि वो ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करके रखे। और ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। देखिए, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसका बेनिफिट ये है कि ये जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, अलग अलग रखता है। डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट का। तो देखिए, ये मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया है। एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत फैंसी है बट ये थोड़ा सिंपल है ताकि समझने में इजी रहे। तो जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रियम्स बोलते हैं। फर्स्ट एक राइट एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम है।
ठीक है। और ये जो दोनों एट्रियम्स हैं ये एक सेप्टम के थ्रू सेपरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब सेपरेटेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। एट्रियास को एक्चुअली ऑरिकल भी बोलते हैं। तो जो दो ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और ऑरिकल्स को या एट्रिया को हम लोग रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं, क्योंकि ये वाले जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं ना, इनमें हमेशा ये लोग ब्लड को रिसीव ही करते हैं, भले ही वो लंग्स से रिसीव कर रहे हो या पूरी बॉडी पार्ट से रिसीव कर रहे हो। क्योंकि ये ब्लड रिसीव करते हैं इसलिए इनका नाम है रिसीविंग, और रिसीविंग चैम्बर रख दिया। जो नीचे जो दो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, जो मैंने डायग्राम में शो किए हैं आपको। वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसका नाम रखा है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, बिकॉज दो वेंट्रिकल्स के बीच में है। ये जो सेप्टम है ना, एक्चुअली ये हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, बेसिक तो ये, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन्हें हम पंपिंग चैम्बर्स बोलते हैं। पंपिंग चैम्बर्स इसीलिए क्योंकि ये जो हैं ये ब्लड को पंप करते हैं और पूरी बॉडी तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो लाइक क्योंकि यहाँ पे ये वेंट्रिकल्स जो हैं ये पंपिंग चैम्बर्स हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑर्गन है, ये जो चैम्बर्स हैं ये कोलैप्स ना हो जाए, उसकी वजह से नेचुरली जो इनकी जो वेंट्रिकल्स के बाहर जो वॉल है वो थिक वॉल होती है। एट्रियास के कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल्स के सराउंड जो पेरिकार्डियम की जो वॉल है वो थिक होती है, वो ज़्यादा मस्क्यूलर वॉल होती है, सो दैट की प्रोटेक्शन बना रहे इसका, ठीक है। मतलब बहुत मतलब समझ, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉल्स। अब हार्ट में हमने देख लिया 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स एट्रियास, नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल्स, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं कि राइट जो यहाँ पे हमारे हार्ट में एडिशनल कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्स जो होते हैं ये कोशिश करते हैं कि ब्लड का जो फ्लो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बना रहे और बैक फ्लो ना हो ब्लड का। मतलब अगर ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा हार्ट चाहेगा कि जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी आर्टरी में जाए, ना कि वापस से बैक फ्लो होकर राइट एट्रियम में पहुंच जाए, ठीक है। इससे एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है। सो इसीलिए ताकि बैक फ्लो ना हो और यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना रहे ब्लड का, तो वी हैव वॉल्स। और हमारे हार्ट में अराउंड वी हैव 4 वॉल्स होते हैं। एक तो होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और फर्दर होते हैं दूसरे टाइप के होते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स। ये जो हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, पल्मोनरी वॉल्व और आर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है, और जो आर्टिक वॉल्व है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टा के बीच में प्रेजेंट है। तो ये इंश्योर करते हैं अगर एक बार ब्लड पल्मोनरी में आर्टरी में आ गया तो वापस से बैक फ्लो के राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए, या अगर आर्टा में आ गया तो वापस से पीछे लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए। अब बात करते हैं, देखिए, डबल सर्कुलेशन की। जो ह्यूमंस हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और बहुत अच्छे से सेप्टम होता है बीच में, ताकि राइट और लेफ्ट जो हार्ट है वो डिस्टिंग्विश रहे। और इवन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में भी हमने वॉल्स देखे हैं, तो इससे हमारा जो 4 चैम्बर हार्ट है वो अलग अलग 4 चैम्बर्स में बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश है। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन शो करता है हमारा ह्यूमन हार्ट। डबल सर्कुलेशन का मतलब है हमारे ह्यूमन हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार पास होगा। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड वाला पास होता है ब्लड, और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। तो जस्ट इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ मैंने नंबर 1 डाला हुआ है वेना केवा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेना केवा एक्चुअली हमने अभी देखा था, जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो वेना केवा लार्जेस्ट वेन है बॉडी की जो
दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, जबकि इन्फीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के जो लोअर पोर्शन है उससे ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, और ऑल टुगेदर एक सिंगल वेना केवा बन के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसको लेके आती है राइट एट्रियम में। जब वो रिलैक्स्ड होता है तो आराम से राइट एट्रियम में ब्लड लेके आती है। जब तक राइट एट्रियम पूरा फुल नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसीजर चलता है। उसके बाद क्या होता है, जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये ओपन होते हैं, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब जब तक राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा है तब तक आराम से रिलैक्स स्टेट में है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड फुल हो जाएगा तो ये जो वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एज अ रिजल्ट पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ में। अभी तक ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब जो ये पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ से फिर ब्लड जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो हमारी बॉडी के लिए सॉर्ट ऑफ वेस्ट है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बाहर निकालने की। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में वापस एंटर करता है। अब जो ये जो ब्लड में ऑक्सीजन एंटर किया है वो फर्दर आता है यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो राइट साइड है इस डायग्राम में जो मैंने राइट से बनाया है, पल्मोनरी वेन के थ्रू नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होते ही बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है, और फिर इस यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड आता है, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ये ऑक्सीजन रिच है, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत हाई प्रेशर से, जिसकी वजह से आउटिक वॉल्व ओपन होता है और जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ जाता है आउटा के थ्रू, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ब्लड है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है राइट पार्ट में आपके हार्ट में घूमा, मतलब पास हुआ, और दूसरी बार जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट पार्ट से निकला और मतलब पूरी बॉडी लेफ़्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से पास होके फिर बॉडी की तरफ गया। तो वी हैव, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 2 बार हमारा जो ब्लड है हार्ट से पास हो रहा है, इसलिए हमने बोला है डबल सर्कुलेशन ब्लड। ये इसलिए ताकि एफिशिएंसी अच्छी रहे, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए, अलग अलग रहे। डबल सर्कुलेशन को मैंने रे डायग्राम फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग, जैसे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से वेना केवा के थ्रू आता है राइट एट्रियम में जब वो रिलैक्स स्टेट में होता है, फिर बाद में राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल के फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। फिर जो लंग्स हैं वहाँ पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है वापस से, फिर वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, मैंने बोला था पहले कि जो आर्टरीज़ और वेन, आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और यहाँ पे सेम ऊपर पल्मोनरी वेन, जो कि वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, पर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। तो ये दोनों आर्टरीज़ और वेन्स जो हैं ये एक्सेप्शन है, बाकी एज इट इज़ फंक्शन है आर्टरीज़ और वेन्स का। उसके बाद आते हैं हम लोग एनिमल हार्ट एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वी नीड टू कवर इट। सो जैसे मैंने बोला, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इस टॉपिक को फुल्ली कवर किया है मैंने। सो वी हैव टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक तो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है एज़ पर देयर सराउंडिंग, मतलब उनके बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे अगर बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, और अगर बाहर ठंड है तो बॉडी का टेम्परेचर भी
उसके अकॉर्डिंग डाउन हो जाता है। तो और इस सब केस में क्या होता है कि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। और मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एनिमल जो है सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट है। और इस तरह का जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम देखते हैं इनमें जो हार्ट का जो चैम्बर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ चैम्बर्स या तो 2 होंगे या 3 होंगे। तो वो एनिमल्स, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिसमें 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, वो होते हैं बेसिकली फिशेज़ में हम देखते हैं कि एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, दैट्स इट। और इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जैसे हमारे में हमने देखा कि डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास होता है, जबकि फिशेज़ में सिंगल सर्कुलेशन देखने मिलता है। और सिंगल सर्कुलेशन में भी जो ब्लड का जो हार्ट है उसमें से एक बार ब्लड पास होता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फिशेस क्या करती हैं, गिल्स के पास ले जाती हैं। गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इनका, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन फिर वापस ब्लड में फिल होता है। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये दोबारा घूम के हार्ट में नहीं आता फिशेस के केस में। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये फिशेस ले जाती हैं अपने बॉडी पार्ट्स में फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो इकट्ठा होके वापस से हार्ट में आता है। तो एक ही बार सिंगल सर्कुलेशन होता है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और दोबारा आता है फिर दूसरा आता है 3 चैम्बर हार्ट। ये एक्चुअली एम्फीबियाज और रेप्टाइल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। मोस्टली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वो भी प्रॉपर नहीं है। तो 3 चैम्बर हार्ट में हम देखते हैं 2 एट्रियाज होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। मतलब ये जो हैं ये जो एनिमल्स होते हैं 3 चैम्बर वाले, ये क्या करते हैं, दे कैन टॉलरेट, मतलब इनको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आराम से मिक्स होता है, तो इनको आराम से चलता है, क्योंकि इनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना, तो इनको एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनके लिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड इट्स ओके। जबकि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि ह्यूमंस हो गए या अदर मैमल्स की बात करें या हम लोग बर्ड्स की बात करें, जिनमें हम देखते हैं कि 4 चैम्बर हार्ट मोस्टली प्रेजेंट होता है। उनमें 2 एट्रियाज और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, भले ही सर्दी हो या गर्मी, हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है वो गर्म ही रहती है, मतलब वार्म ब्लडेड है हम लोग। तो उसमें क्या होता है, लाइक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखने में एनर्जी तो लगती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है इसमें, और इसीलिए वी हैव 4 चैम्बर हार्ट। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं होते, है ना, ताकि एफिशिएंसी बनी रहे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड सेल्स तक जाएगा, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगी। अब आता है हमारा लिम्फ। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम यहाँ कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हमने देखा ब्लड वेसल्स, हार्ट, डबल सर्कुलेशन, उसके अलावा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स देखे। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट, लिम्फ। ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। तो इसमें एक्चुअली ये है कि लिम्फ में हम देखते हैं कि जो हमारे जो कैपिलरीज़ वाला पोर्शन है, लाइक आर्ट्रियोल्स जो हैं फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइक डिवाइड होती हैं, और फिर कैपिलरीज फर्दर जुड़ के वेन्यूल्स। तो यहाँ पे कैपिलरीज जो हैं वो सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होती है। और हम देखते हैं कि सेल्स के बीच में कैपिलरीज में एक्चुअली छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, कुछ प्रोटीन्स के साथ, कुछ ब्लड के सेल्स के साथ जो है सेल्स के बीच में आ जाता है, लाइक इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से इंटरस्टिशियल सेल्स में जो फ्लूइड का इकट्ठा हुआ है, उसमें से हम देखते हैं वहाँ पे प्लाज्मा और ब्लड सेल्स कुछ होते हैं, जैसे कि WBCs होते हैं कुछ, और कुछ बहुत कम प्लेटलेट्स। तो लिम्फ इज़ जनरली इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू का एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जिसमें प्लाज्मा है, WBCs हैं, पर RBCs नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। जब यही टिश्यू फ्लूइड जो है लिम्फ वेसल्स में एंटर कर जाता है, देखो कैपिलरीज के
पास में ही हम देखते हैं छोटे छोटे से लिम्फ कैपिलरीज भी होते हैं। ये जो लिम्फ है ये लिम्फ कैपिलरीज में एंटर कर जाता है और फिर फर्दर लिम्फ कैपिलरीज फर्दर जुड़ के लिम्फ वेसल्स बनाते हैं और इन्हीं लिम्फ वेसल्स में हम आगे देखते हैं कहीं कहीं लिम्फ नोड्स भी होते हैं। लिम्फ नोड्स में जो है WBCs बनते हैं, कई सारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो इसका काम कई बारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी आता है। कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ जो है NCERT के अकॉर्डिंग कि भाई इंटेस्टाइन से फैट्स का अब्जॉर्प्शन करता है, प्लस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको वापस से ब्लड में डाल देता है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वो होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स फील करती हैं उनकी वॉल्स पे। तो जनरली देखने में आता है आर्टरीज़ का जो प्रेशर होता है वो वेन से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ होती हैं वो हमारे बॉडी में डीप सीटेड होती हैं और जो हमें ऊपर दिख रही होती हैं हमारे ब्लड में हमारी बॉडी पे वो वेन्स होती हैं। प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, तो दो तरह का प्रेशर होता है देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर तब फील होता है आर्टरीज पे जब वेंट्रिकल्स जो हैं, जो हार्ट का जो लोअर चैम्बर जो वेंट्रिकल्स है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बहुत प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो आर्टरीज में फ्लो होता है। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो जनरली 120 होता है। और फिर आता है डायस्टोलिक प्रेशर, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो हम देखते हैं कि जो आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो गया है और उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, वो 80 होता है। उसके बाद है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन मतलब इसको हाई बीपी बोलते हैं। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो वैल्यूज़ जो हैं वो अगर 120 से ज़्यादा आ जाए, मान लो 130 140, दैट मीन्स आपको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है। और अगर लो बीपी दैट मीन्स 120 से अगर कम आ रही है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज़ योर लो बीपी। उसके बाद आता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। So now comes the last topic of this chapter, that is excretion. What is excretion? देखिए, removal of harmful metabolic waste from the body is called as excretion. harmful metabolic wastes क्या होते हैं? जब भी हमारे cells जो हैं कंटिन्यू metabolic activities करते रहते हैं तो उसके रिजल्ट में कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। वो वेस्ट को हम नाइट्रोजनस वेस्ट या और भी तरह तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एक्सेस ऑफ H+ आयन और K+ आयन। ये सब ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ब्लड में टॉक्सिन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। तो अब ब्लड जो है अगर इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा तो इट विल बी लाइक डेंजरस फॉर द ऑर्गेनिज्म, और इन सम केसेस इट इज़ लीथल, लाइक इट कॉजेज इवन डेथ। इसीलिए जिन पेशेंट्स की किडनी ख़राब हो जाती है उनको आर्टिफिशियली बार बार वीक में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, सो दैट कि उनके जो ब्लड में जो नाइट्रोजनस टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं वो टाइम टू टाइम बाहर जाते रहें। सो मोड ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, बॉडी सरफेस के थ्रू, जैसे कि अमीबा है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनीज होती हैं ह्यूमंस और बर्ड्स में। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। kidneys, a pair of kidney, a pair of ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. So let's just discuss the kidney. किडनी जो है एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, कलर में रेडिश ब्राउन होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये अब्डोमेन में, हमारी लोअर बॉडी में हमारे बैकबोन के साइड की दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, 1 on either साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है। किडनी का काम होता है बेसिकली ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन बनाना। और किडनी की स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो उसका जो आउटर रीजन है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और किडनी के इनर रीजन को मेड्यूला बोलते हैं।
अब जो यूरिन किडनी में फॉर्म हुआ है वो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जिनको यूरेटर बोला है हमने सेकंड नंबर पे, यूरेटर्स के थ्रू वो जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनी में वो स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ये यूरिन को स्टोर करता है एंड दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स, लाइक दिस इज अंडर द नर्वस कंट्रोल, बिकॉज इसी की वजह से हम लोग जो है वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ इज द यूरेथ्रा, दिस इज द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन इज कैरी आउट ऑफ द बॉडी। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो किडनी है उसका काम है ब्लड को प्योर करना और यूरिन को फॉर्म करना, यूरिन फॉर्मेशन का काम है किडनी का। तो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन का वो जो फंक्शन है, वो जो स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है वो है नेफ्रॉन। इसीलिए जो नेफ्रॉन है उसको किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। एक किडनी में अबाउट 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नेफ्रॉन दो पार्ट से बेसिकली मिलके बना है। फर्स्ट इज़ द रीनल कॉर्पस सेल, जिसको माल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पस सेल्स में आते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो एक टफ कैपिलरी है, हम कह सकते हैं कैपिलरीज का गुच्छा है जो बहुत एक साथ चिपक के रखा हुआ है, किसमें एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, जो टफ कैपिलरीज है उसके अराउंड, जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। सो ये दिस टफ कैपिलरीज विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस एंड दिस बोमेंस कैप्सूल मिलके बनाते हैं रीनल कॉर्पस सेल्स। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट, जिसको रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसमें फिर हम देखते हैं कि 3 और टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द proximal convoluted tubule, it follows by Henle's loop, उसके बाद distal convoluted tubule and then it ends in the collecting duct. So now comes the topic urine formation. Before we are studying the urine formation, हमें पता होना चाहिए like why urine is produced, how urine is produced, like the purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. यही पर्पस है और क्या। सो स्टार्ट करते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरह। सो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, इट अकर्स इन ग्लोमेरुलस इनसाइड बोमेंस कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसमें होता है। देखिए ग्लोमेरुलस जो है टफ कैपिलरीज है, तो वहाँ पे जो है रीनल आर्टरीज के थ्रू बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आता है और अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का कि इन कैपिलरीज में से जो है फिल्ट्रेट बाहर आता है और वो फिल्ट्रेट जाता है बोमेंस कैप्सूल में। जो फिल्ट्रेट छन के कैपिलरीज में से बोमेंस कैप्सूल में जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें क्या क्या होता है देखिए, इस फिल्ट्रेट में होता है ब्लड में से बाहर आता है बोमेंस कैप्सूल में वाटर, यूरिक एसिड, कुछ ग्लूकोज जो कि काम की चीज़ है वो भी इस फिल्ट्रेट में आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस भी, अमीनो एसिड्स भी छन कर इन कैपिलरीज में से ग्लोमेरुलस में से बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। इस फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नोट करने वाली बात यह है कि इस फिल्ट्रेट में ब्लड सेल्स नहीं आते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह नहीं आते हैं, और लार्ज प्रोटीन्स भी इसमें से छनकर नहीं आते इस फिल्ट्रेट में। देखिए 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है हमारी बॉडी में पर डे, 180 लीटर फिल्ट्रेट पर। वी कैन नॉट इमेजिन 180 लीटर यूरिन हमारी बॉडी से बाहर जाए एक दिन में, पॉसिबल नहीं है। तो फिर अब क्या होता है देखिए, इस फिल्ट्रेट में मैंने बोला था आपको कि बहुत सारी यूरिया और वेस्ट के साथ साथ काम की चीज़ें भी आ जाती है, वाटर वगैरह, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज वगैरह। तो अब उन चीज़ों की बॉडी को रिक्वायरमेंट है, इतना बॉडी वाटर लॉस नहीं कर सकती, तो उसका क्या करते हैं ये लोग ट्यूब्यूलर पार्ट में जाके, अब जो बॉडी है वो वुमेंस कैप्सूल से, सॉरी जो ब्लड है वो वुमेंस, नॉट एक्चुअली ब्लड, जो भी फिल्ट्रेट है वो वुमेंस कैप्सूल से जाता है कहाँ पे,
ट्यूब्यूलर पार्ट रीनल ट्यूब्यूल में एंटर करता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे एंटर करता है। यहाँ से क्या होता है कि आसपास जो कैपिलरीज लगे हुए हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, इन ट्यूब्यूल्स के आसपास जो कैपिलरीज हैं उनमें ये जो है जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जैसे हमारा एक्सेस ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ काम के सॉल्ट्स, कुछ काम के आयंस जैसे बाइकार्बोनेट आयन जो कि ब्लड का पीएच मेंटेन करते हैं, ये सब वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इस ट्यूब्यूलर पार्ट से। इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि इन सब का लॉस हमारी बॉडी बेयर नहीं कर सकती है अननेसेसरीली, हमें सिर्फ वेस्ट बाहर निकालना है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा है ना प्रोसेस, पर्पस तो वो है वेस्ट बाहर निकालना है, यूज़फुल चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे यूज़फुल चीज़ों का वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन, या जिसको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी बोलते हैं। ये मोस्टली जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उस वाले पोर्शन में होता है। इसमें क्या होता है, जो आसपास जो ब्लड है उसमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, पोटेशियम आयन, H+ आयन्स, अमोनिया वगैरह जो और कुछ ड्रग्स जो हैं वो ब्लड से सीधा इस रीनल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, सो दैट कि ब्लड का एसिड बेस बैलेंस बना रहे। इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और फिर ये सब कहाँ चले जाते हैं, ब्लड से इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें। अब जो ये जो फिल्ट्रेट है अलॉन्ग विद यूरिया एंड सम एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, अब यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन पूरा होता है और ये सब फाइनल चले जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। फिर कलेक्टिंग डक्ट से हम देखते हैं कि कई सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके यूरेटर, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो बॉडी के फिर बाहर चला जाता है। पाथ ऑफ यूरिन फ्लो, तो सबसे पहले नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, से कलेक्ट होके इट गोज़ टू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से देन इट गोज़ टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होता है। फिर जैसे वी फील द अर्ज टू यूरिनेट, देन यूरेथ्रा के थ्रू ये जो भी ब्लड है ये बॉडी से बाहर चला जाता है। दिस इज़ द पाथवे ऑफ यूरिन फ्लो। अब एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, विच इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के पास हमारे जैसे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जैसे किडनीज नहीं होती हैं, तो फिर प्लांट्स अपने जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी बॉडी से जो है अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देयर आर लाइक प्लांट्स फॉर्म गैशियस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट्स स्टोमेटास के थ्रू बाहर निकालते हैं। उसके बाद आता है अगर एक्सेस ऑफ वाटर है अगर प्लांट में, तो वो किस तरह से बाहर जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, विच इज़ ऑल्सो हैपन्स थ्रू स्टोमेटा। कई बार ऐसा होता है प्लांट अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं पुरानी लीव्स में इकट्ठे करते जाते हैं, फिर क्या होता है फाइनली अल्टीमेटली जो ओल्ड लीव्स हैं वो शेड हो जाती हैं। कई बार सेल के अंदर ही सेल्यूलर वैक्यूल में ही स्टोरेज करते रहते हैं प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट का। कई बारी ओल्ड जाइलम में रेजिन्स, गम्स और लेटेक्स जैसी जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। फिर जब उनका रिलीज़ होता है कई बारी कट लगने से, उसको हम बोलते हैं एक्सुडेशन। और समटाइम्स सॉइल में भी प्लांट्स जो हैं रूट्स के थ्रू अपने वेस्ट को रिलीज़ करते रहते हैं। सो दीज आर सम वेज थ्रू विच प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये वीडियो सभी क्लास 10th के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ जो कि मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।